अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनेद आजम। पंजाब में बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ देने के बाद से एक नई बहस शुरू हो चुकी है और हुकूमत को अपने ही इत्तेहादी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना के इजलास में खिताब करते हुए आवाम को रिलीफ देने के बजाय दीगर सूबाई हुकूमतों को मशवरा दिया है कि वो आवाम को रिलीफ दें। पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से सूबे के आवाम को बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ दिया है। वफाक ने इसके लिए कोई फंड्स फ्राहम नहीं किए। इस पर सियासत करने के बजाय दूसरे सूबे भी बिस्मिल्लाह करते हुए अपने आवाम को रिलीफ दें तो हमें खुशी होगी। लेकिन सिंध और केपी हुकूमत आवाम को बिलों पर रिलीफ देने से पहले ही हाथ खड़े कर चुके हैं। दूसरी जानिब वजीर तवानाई अवैस लगारी ने बचत को लेकर अनोखी मंतक पेश करते हुए कहा कि 2 घंटे लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो 50 अरब रुपए की बचत की जा सकती है। इसके अलावा एक तरफ जहां इंसाती दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 12 मुकदमात में बुशरा बीबी को डिस्चार्ज किया है, तो वहीं नैब की जानिब से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना का एक नया रेफरेंस दायर किया गया है। नया तोशाखाना रेफरेंस सऊदी वली अहद की जानिब से दिए गए ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया है। इसके अलावा जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारियों के बाद मजीद गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और बानी पीटीआई की सहूलतकारी के इल्जाम में अडयाला जेल के मजीद 6 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया गया है। हुकूमत साबिक चीफ जस्टिस के साकिब निसार के एहतसाब का भी मुतालबा कर रही है और फैज हमीद की गिरफ्तारी को साकिब निसार से भी जोड़ रही है। और अब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने भी फैज हमीद के साथ ताल्लुकात की तस्दीक की है। अलबत्ता उनका कहना है कि मेरा 9 मई पीटीआई और उसकी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। इन तमाम अहम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान रजी साहब हैं, सलमान आबिद साहब हैं और इस्लामाबाद स्टूडियो से अनवर रजा साहब और बिलाल गौरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। रिजवान साहब, सबसे पहले आगाज आपसे करूंगा। जैसा कि मैंने कल भी आपसे सर ये पूछने की जसारत की थी कि बिजली का मसला आज तक हमने ऐसा हाईलाइट होता नहीं देखा। अब ये मसला हाईलाइट हो चुका है। दूसरे सूबे पंजाब को कहते हैं कि ये वक्ती रिलीफ जो है, ये लॉन्ग टर्म जो आपके मंसूबे हैं उनकी बजाय ये आवाम को मजीद अजियत देंगे। तो आप क्या समझते हैं कि पंजाब का ये रिलीफ देना अपनी आवाम को, बाकी सूबों को इसको फॉलो करना चाहिए कि रिलीफ दें या फिर तनकीद करनी चाहिए? देखिए, बात ये है कि अगर पंजाब ने अपने बजट से 45 अरब रुपया डिश आउट करके और अपने कंज्यूमर को रिलीफ दिया है तो बाकी लोग भी करें ना। अपनी जो साइज अपना कॉस्ट ऑफ द गवर्नेंस है उसको ज़रा कम करें। और ख़ास तौर पे मेरी गुजारिश है, केपीके के अंदर हमारे दोस्त लिहाज अली साहब लंबी लंबी कहानियाँ सुना रहे हैं। मतलब कि 75 करोड़ रुपए फलां में कमीशन हो गया और 1.5 अरब रुपया फलां में कमीशन हो गया जी। तो उन पे ज़रा थोड़ा सा जोर कम करें और अपने पल्ले से थोड़ी देना है। अभी आवाम के टैक्सेस हैं, आपके पास आए हैं, आपने उसमें आवाम को ही रिलीफ दे देना है। लेकिन बात ये नहीं है। देखिए, बात ये है, और ये बात मुझे समझ भी नहीं आती कि इस वक्त अगर हम देखें तो तकरीबन 45% जो है वो IPPs जिनके साथ ये मामला है वो हुकूमत की मलकियत हैं। ठीक है। 40% जो है ना वो हैं चाइनीज़, और बाकी ले दे के 15% जो है ना वो प्राइवेट पाकिस्तान के अदारों ने, मुख्तलिफ अदारों ने लगा रखे हैं। ठीक है। और सारा फोकस हमारा मुख्तलिफ लोगों की बैशिंग के ऊपर लगा हुआ है। सरकार अगर अपने 45% जो हैं उनके हवाले से कोई रिलीफ का ऐलान कर देती है अपने इन्वेस्टर से मिलके, ज़ाहिर है सरकार ने बराह रास्त तो नहीं लगाए होंगे, उसकी शेयर होल्डिंग होगी ना उसके अंदर किसी हद तक, सरकार उनके साथ मिलके ऐलान कर देती है तो अच्छा खासा रिलीफ मिल सकता है। उधर से सरकार जो है वो अपने प्रॉफिट के ऊपर नहीं कर रही। सरकार का एक और लॉजिक है, वो कहते हैं जी ये पैसे जो हम देते हैं ये डेट सर्विसिंग में जाते हैं, क्योंकि वो जो लगे हुए हैं वो बैंकों से रिलीफ लेके लगे हुए हैं और ये उनको अदायगी ज़रूरी है कैपेसिटी पेमेंट के तौर पे। एक बात ज़ाहिर है हमारा स्विंग करता है, सर्दियों के अंदर हमारी कंजम्पशन 10 से 15 हज़ार तक महदूद हो जाती है और गर्मियों के अंदर हमारी कंजम्पशन जो है वो 30,000 मेगावाट क्रॉस कर जाती है। तो इसलिए आप 3 महीने के लिए गर्मियों के लिए तो महज नहीं लगा सकते पावर प्रोजेक्ट अगर कोई भी हो, ये उनका लॉजिक है। उसके अंदर कितना स्ट्रेंथ है। लेकिन मैं इसको यूं देखता हूं कि देखिए, बगैर प्लानिंग के अंधाधुंध आपने पावर प्रोजेक्ट्स लगवाए और अभी भी उसके लिए एनओसीज जारी हो रहे हैं और उसके अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर हिस्सेदार होने के तमाम दावेदार मौजूद हैं। आज
वो परवेज साहब जो है, परवेज मलक साहब का साहबजादा जो अली मलक जी, वो मिनिस्टर है कोई, वो कह रहा था कि हम इंडस्ट्री को सस्ती बिजली देंगे। यानी मेरे और सलमान आबद के लिए सस्ती बिजली का दरवाज़ा बंद है, और मियां मंशा को और गौहर एजाज को सस्ती बिजली मिलेगी। आई मीन इसके ऊपर जो लॉजिक है ना वो मुझे समझ नहीं आ रही ना, क्योंकि असल तो हमें चाहिए थी ना सस्ती, हमें सस्ती नहीं मिल रही, उनको सस्ती मिल रही है। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है इस पावर की पॉलिसी के अंदर। हुकूमत के पास इसके अपने लॉजिक्स हैं, मेरे पास वही इंफॉर्मेशन है जो मैंने सबसे पहले कही थी जब ये इशू खड़ा भी नहीं हुआ था। 2026 तक आप रोएं, पिटे या चीखें, इसी तनख्वाह में आपको गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि 26 में जाके कुछ एग्रीमेंट्स जो हैं वो एक्सपायर होना शुरू होंगे आईपीपी के, तो आपको रिलीफ मिलना शुरू कुछ आराम पाकिस्तानियों को मिलना शुरू होगा। आबिद साहब, सलमान साहब, सर एक तरफ तो रिलीफ देने की बातें की जाती हैं और आज बिजली का एक और झटका, घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस लगा दिए गए हैं 100 से 1000 तक, और जो सनतें हैं उन्हें 300 से 350% तक जो है वो फिक्स चार्जेस देने पड़ेंगे। तो एक तरफ आवाम को रिलीफ देने की बातें और दूसरी जानिब अंदर खाते से टोका भी लगाए जा रहे हैं, तो ये क्या चल रहा है सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में ये जो बिजली का क्राइसिस है ये किसी एक हुकूमत ने पैदा नहीं किया। ठीक है, इसमें बेशतर हुकूमतें शामिल हैं और बड़ी पुअर किस्म की मैनेजमेंट और बड़े पुअर किस्म की गवर्नेंस और बड़े बैडली तरीके से इसके अंदर पैसा कमाया गया है। एक बात तो ये है। अब मसला ये है कि ये फेडरल सब्जेक्ट था। अब सुबह वफाक जो लोगों का एहतजाज हो रहा था वो तो पूरे मुल्क के लिए हो रहा था ना। अब उसमें तो आपने फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ करने से इनकार कर दिया जी। अब सूबाई हुकूमत ने अपनी सवाबदीदी इख्तियारात के तहत अपना एक बजट निकाला है और उसमें से उन्होंने बिजली लोगों को 2 महीने के लिए रिलीफ दिया है जी। अच्छा, अब इससे ये हुआ कि एक तो साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब साथ बैठे थे, तो उससे उनको लगा कि जनाब देखिए ना, बाकी ये सूबाई कार्ड खेलने की कोशिश की गई है जिसको बाकी सूबे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि एक तरफ आपने 14 रुपए यूनिट जो है ना बिजली के उसमें 201 से लेके 500 यूनिट तक में कमी की और साथ ही आपने घरेलू सार्फिन के ऊपर सरचार्ज भी लगा दिया। अच्छा, वो लगा के दिया तो जो वहां से रिलीफ मिला है वो यहाँ से पूरा किया जाएगा। यानी ये हुकूमतें बहुत ज़्यादा मदारी किस्म के काम करने की माहिर होती हैं। हमारे यहाँ जो हुक्मरान तबकात आते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो उसकी मैनेजमेंट को समझते हैं, उन्हें पता है कि कहाँ लगाना और फिर कहाँ से वापस उनकी जेब से निकलवाने भी है लोगों से। तो ये एक निज़ाम चल रहा है। असल मसला क्या है, देखिए ना, बात ये 2 महीने में रिलीफ मिल जाएगा, चले गर्मियों के बिल कम हो जाएंगे, सर्दियों में जो बिल आएंगे, गैस की लोड शेडिंग होगी, यूनिट तो वही है ना 2 महीने के बाद जाके, अब उस यूनिट के ऊपर भी जो सर्दियों का बिल है वो भी डबल हो जाएगा, मैं आपको बताऊं। तो इसलिए बुनियादी तौर पे हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म मंसूबा नहीं है इस बिजली के निज़ाम के बारे में, लोगों को रिलीफ देने के बारे में। वक्ती है, रिएक्शनरी है, फिर कंपटीशन शुरू हो जाएगा। अब वो कंपटीशन क्या है कि सूबे ने कर दिया, अच्छा दूसरे सूबे पे जोर दिया जा रहा है। कल आपने देखा जवाबी वार बिलावल भुट्टो साहब ने वहां से किया कि आप हमारे हेल्थ के लोग ले लें, आपके यहाँ भी अस्पताल कायम होने चाहिए। वो एक सूबाई मुकाबला और सूबाई कार्ड जो है ना वो भी नजर आ रहा है। एमक्यूएम एक और तरीके से खेल रही है। जमात इस्लामी कह रही है नहीं जी, हमारी तो इतनी तहरीक थी पूरे पाकिस्तान के लिए, आपने सूबे के अंदर देके लोगों को रिलीफ 2 माह का देके, वैसे ये अच्छा नहीं है परफॉर्मेंस का मुकाबला हो, अच्छा नहीं परफॉर्मेंस का मुकाबला हो, लेकिन इस परफॉर्मेंस के मुकाबले में होगा क्या? इसमें फिर ये होगा कि वसाइल जिस तरह की बंदरबाट होगी ना एक दूसरे के मुकाबले के अंदर, कंपटीशन के अंदर, कि जहां चीजें लगानी चाहिए वहां नहीं लगेंगी, फिर हम एक दूसरे के साथ मुकाबलाबाजी, पॉलिटिकल स्कोर करना शुरू कर देंगे और उस पॉलिटिकल स्कोर के नतीजे में सरकारी वसाइल का ज़या भी होगा। इसलिए आपके पास जो भी रिजवान रजी कह रहा था कि एक जामे पैकेज होना चाहिए ना, एक पूरे। अब आज वो कह रहे हैं अपना लुगारी साहब जो वजीर है हमारे, कि जी इन कैपेसिटी के जो आईपीपी के प्रोजेक्ट्स हैं हम इनको खोल नहीं सकते। वो भाई ये कुरानी आयात है या कोई तस्फिया, क्या चीज क्या सफिया जिसको हम खोल नहीं सकते? आप लोगों को बताएं, एक मिनट, अगर आप उसको नहीं खोल सकते तो 26% आपकी बिजली चोरी है। हाँ जी, आप 1% कम करेंगे तो 20 अरब रुपए का फर्क पड़ेगा। और सर ये भी मंतक ये भी मंतक गलत है कि 2 घंटे की लोड शेडिंग। आप जाएं जरा लाहौर से बाहर निकल के दूसरे शहरों में जाके देखें, 8 से 10 घंटे की। मुझे अपने दूसरे गेस्ट एक दफा मुझे शामिल गुफ्तगू कर लेने दे। गौरी साहब, बिलाल गौरी साहब, सर आप क्या समझते हैं कि अब सिंध हुकूमत जो कहती है कि छोटा भाई बिजली महंगी करता है, बड़ा भाई जो है वो आके रिलीफ दे देता है, ये आपस में ही खेल रहे हैं और बाकी सूबे जो हैं वो इसी तरह देख रहे हैं कि हमें भी कुछ मिले और हम भी अपनी आवाम को रिलीफ दें, इस तरह तो आवाम जो है वो बट जाएगी? देखिए, जहां तक सूबाई हुकूमतों की तनकीद है, मेरे ख्याल में वो तो नहीं बनती। मैं आपको एक मिसाल दूंगा।
अब हमारे हमसाया मुल्क भारत को जी। देखें, वहाँ दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की हुकूमत आई तो केजरीवाल ने वहाँ पे बिजली सस्ती की, बल्कि बिजली जो है वो मुफ्त देना शुरू की, क्योंकि उनके एजेंडे में शामिल थी, उनका जो मंशूर था वो उसका हिस्सा थी। तो ये सलमान आबिद साहब जो फरमा रहे हैं कि जी मसाबकत शुरू हो जाएगी, मुकाबला शुरू हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई सेहतमंदाना कंपटीशन होता है इन चीज़ों पे तो वो होना चाहिए। अगर पंजाब हुकूमत ने अपने बजट में से लोगों को रिलीफ दिया है तो बाकी सूबाई हुकूमतें भी रिलीफ दें, उन्हें किसने रोका है? हाँ, अलबत्ता इसको अगर हम लार्जर कंटेक्स्ट में देखें तो ये इस किस्म की जो शोबदाबाजियाँ हैं, मैं समझता हूं कि ये आर्जी हल है। और बिलखसूस ये जो ऐलान किया गया है 45 अरब का बजट जो है मख्सूस किया गया है, एक तो ये कि कहीं ना कहीं से ये निकाला गया होगा यहाँ लगाने के लिए। दूसरी बात ये है कि ये जो 2 महीने के लिए ये रिलीफ दिया जा रहा है, तो 2 महीने के बाद क्या होगा? असल में जब तक ये जो IPPs का इशू है, इसे जब तक हम हल नहीं कर लेते, और इन शोबदाबाजियों से काम चलने वाला है नहीं कि आप 18 रुपए पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दें, उस पर लेवी में इजाफा कर दें, ड्यूटी बढ़ा दें, और फिर 5 रुपए कम करके आप कहें जी हमने लोगों को बड़ा रिलीफ दिया जी, हम तो बड़ी सखावत का मुजाहरा कर रहे हैं, हमने हातम ताई की कब्र पे लात मार दी है। इसी तरह आप बिजली पे 20 किस्म के टैक्स लगा दें और फिर आप कहें कि जी वो हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं और इतने जो है वो उसमें कमी कर रहे हैं। इन शॉर्ट गौरी साहब, जो बुनियादी हमें बात रिलीफ ये है, दिया जाएगा वो आवाम से निकाल लिया जाएगा, ये हम कह सकते हैं। अनवर रजा साहब, सर आप क्या कहेंगे कि वजीर आजम साहब ने तो आज कह दिया कि बाकी सूबे सियासत मत करें, रिलीफ दें, तो क्या समझते हैं कि वफाक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो डिवीजन है डिवाइड करने का इख्तियार तो उसके पास है, तो अब सूबों पे फेंका जा रहा है कि आप खुद अपनी अपनी आवाम को जो है वो रिलीफ दें? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही है उससे पहले उन्हें देखना चाहिए था कि वफाक के अंदर भी क्या कुछ हो रहा है। यहाँ पर 95% से ज़्यादा जो है वो बिजली के बिल पे किए जा रहे हैं। बाकी सूबों में जहाँ तक देखा जाए तो बिजली की कितनी चोरी हो रही है, आप उस चोरी को रोकिए। फिर जो टैक्सेस लगा दिए गए हैं बिजली के बिलों पर, उनको ख़त्म करना चाहिए। तो ये एक मुस्तकिल तौर पर कोई ना कोई इसका हल किया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने इसी टैक्सेस के ज़रिए अपने अखराजात को है पूरा करना होता है। अब 18वीं तरमीम के बाद सूबे बड़े मजबूत हुए हैं, फाइनेंशियली वफाक कमज़ोर हुआ है। अब प्राइम मिनिस्टर ने ये बात तो कह दी, लेकिन देखिए यहाँ पर हम हर चीज़ में सियासत को लेके आते हैं और जहाँ सियासत करनी होती है वहाँ पर हम लेट जाते हैं। तो अब जब 2 माह के लिए रिलीफ पंजाब गवर्नमेंट ने दिया है, तो क्या बाकी सूबे नहीं कर सकते किसी और हेड से निकालकर? अगर आप बिजली में लोगों को रिलीफ दें, फिर आपने बात की मुस्तकिल की कि जब सर्दियां आएंगी जो आने वाली हैं तो फिर डेफिनेटली जो बिजली के बिल हैं वो कम होंगे और उसकी कीमतें मजीद कम हो सकती हैं। लेकिन फिर क्या होगा? फिर सुई गैस के बिलों में इजाफा होगा, वहां पर जो टैक्सेस लगाए गए हैं बिजली की तरह सुई गैस के बिल आएंगे, फिर उनकी लोड शेडिंग होगी। हमारे यहाँ कोई भी मुस्तकिल हल नहीं, हम आर्जी तौर पर कॉस्मेटिक्स सर्जरी कर देते हैं ताकि हमारी सियासत के उसको दवाम हासिल हो। आज जो पंजाब में जो कुछ हुआ वो भी एक सियासी स्टंट था। जाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बड़ा हदफ तनकीद बनाया गया और अवाम उनसे बड़े नाला थे, कुछ पोलिटिकली इश्यूज थे और कुछ बिजली की महंगाई, बिजली में के बिल और कुछ महंगाई। लेकिन उन्होंने ये सियासी फैसला किया और अच्छा फैसला था। जाहिर है ये उनका हक है कि वो सियासी फैसला करे और किसी और हेड से निकालकर बिजली के मामले पर लोगों को रिलीफ दें। लेकिन दूसरे सूबों ने इस पर तनकीद इसलिए की क्योंकि वो समझते हैं कि ये एक सियासी अमल था और सियासी अमल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो सबकत लेकर गई है, इसलिए उन्होंने इस पर सियासत शुरू कर दी। मैं समझता हूँ कि हमें इसके मुस्तकिल हल की तरफ जाना चाहिए। और मुस्तकिल क्या हल है कि IPPs के जो मुआहदे हैं, ठीक है, अगर आप उसको रीशेड्यूल नहीं कर सकते तो कम अज़ कम उनका फ्रांसिक ऑडिट करवाइए। जो हम हमेशा कहते हैं उनका जो फर्नेस ऑयल है उसे चेक कीजिए। आप आर्म ट्विस्टिंग कर सकते हैं उनकी, लेकिन आप करेंगे नहीं। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपके इंटरेस्ट उनसे वाबस्ता है। जब आपके इंटरेस्ट हों गवर्नमेंट में बैठे लोगों के, वुज़रा के, ब्यूरोक्रेसी के, तो फिर आप अवाम से ही इस तरह अवाम का खून ही चूसेंगे जो कि चूसा जा रहा है। इसलिए इसका मुस्तकिल हल करने के लिए आपको IPPs की तरफ देखना होगा और दूसरा जो बेजा टैक्स हैं उन टैक्सेस का खात्मा करना होगा, तब जाके अवाम को हकीकी मायनों में रिलीफ हासिल होगा। ठीक है, दिगर मेरे पास टॉपिक भी मौजूद हैं। बारिश भी है जैसा कि, और बानी PTI की सहूलतकारी के इल्ज़ाम में आज अडयाला जेल से मज़ीद जो 6 लोग हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है। और दीगर जो टॉपिक्स हैं, रज़ी साहब क्या समझते हैं आपके अभी इस वक्त जैसे मुल्क पाकिस्तान में बारिशें भी हैं और हुकूमत की कारकर्दगी से अवाम मुतमिन है और हर सूबा जो है वो अपने तक कोशिश कर रहा है कि पानी खड़ा ना हो, साथ में बिजली का एक बड़ा इशू, पंजाब की सूरत हाल आप कैसी देख रहे हैं? देखिए, इस सदी के शुरू में ये बताया गया था कि मुस्तकबिल के अंदर एनवायरनमेंट सबसे बड़ा चैलेंज होगा और फ्लैश फ्लड्स आएंगे और उन्हीं फ्लैश फ्लड्स को हम देख रहे हैं। अब देखिए
हमारे मुल्क के अंदर चनाब के ऊपर ना कोई बंद है, ना कोई डैम है, ना कोई रोक है। नतीजे के तौर पे जब उसके कैचमेंट एरिया में होता है और वो सेंट्रल पंजाब को फीड करता है, और जब उसके कैचमेंट एरिया के अंदर बारिश होती है, जो कि अभी 2 दिन पहले ही हुई है, तो कुछ 6 या 7वें दिन पानी जो है वो मैदानी इलाके में पहुंचता है। अब उसमें पानी आने वाला है और इस वक्त हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस इंतज़ार में बैठी है कि कोई मुआवजा हो जाए कि पानी जो है वो रास्ते में रुक जाए या कम से कम इंडियन चोरी कर ले। अब उनके चोरी करके भरने वाले सारे ज़खायर भर चुके हुए हैं, तो वो तो नहीं अपने पास रखेंगे, वो आगे ही चलाएंगे। तो नतीजे के तौर पे जो कुछ होगा तबाही फिरेगी। यहाँ पे मैदानी इलाके के अंदर हर साल ऐसा होता है। ये किसी आलमी अदारे की रिपोर्ट है, एशिया तरक्याती बैंक की या वर्ल्ड बैंक की, कि हर साल हमारी जो है वो दर्जनों अरब डॉलर मालियत की मईशत जो है वो बहा के ले जाता है सैलाब। लेकिन जब भी सैलाब रोकने के लिए, पानी ज़ख़ीरा करने के लिए कोई गुफ्तगू शुरू होती है, तो कुछ जो है वो मतलब कि मैं अब वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन कुछ लोग नाचना शुरू कर देते हैं कि जनाब इससे तो ये होगा और इससे तो वो होगा। और 10 साल के अंदर 2 साइकिल आते हैं, सॉरी 7 साल के अंदर 2 साइकिल आते हैं, एक खुश्की का और एक तरी का, मतलब बिल्कुल ऐसे वेव की शक्ल के अंदर चलता है। तो वो जो है खुश्की 7 साल के अंदर एक सैलाब शदीद आएगा और 7 साल के अंदर एक खुश्की शदीद आएगी। अब आप खुश्की को वजह बना के जी पानी तो है ही कोई नहीं, पानी तो है ही कोई नहीं, पानी किथों उठा, पानी कहाँ से आ गया, पानी तो है ही कोई नहीं, उसको बुनियाद बना के अगर आप नए रेजरवायर के खिलाफ प्रोपेगेंडा करें, जैसा कि हमारे एक सूबे के अंदर लोग इसके ऊपर सियासत करते हैं, ठीक है, और काबिज है 15 साल से उस सूबे के अंदर, अगर आप ये प्रोपेगेंडा करें तो फिर मुल्क के अंदर कोई प्रोजेक्ट शुरू हो ही नहीं सकता। रज़ी साहब, यहीं से बात जो है वो मैं आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो बानी पीटीआई नैब का नया रेफरेंस और साथ में साबिक चीफ जस्टिस और फैज़ हमीद के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, क्लाइमेट चेंज इज़ अ बिग इशू ऑफ द सेंचुरी और पाकिस्तान तो इसे फेस कर ही रहा है, और कई साल पहले बता दिया गया था कि ये वाला जो इशू है ये हमें फेस करना पड़ेगा। सलमान आबिद साहब, जब ये मालूम था कि क्लाइमेट चेंज होगा और बारिशें भी होंगी, सैलाब भी आएगा, जैसा कि अभी भारत की जानिब से भी पानी छोड़ा जाता है, हमारे पास तो कोई ऐसी जगह मौजूद ही नहीं है जहाँ पर बारिश का पानी सेव किया जाए, और इसके कई फ़वाइद भी होने थे। अब जैसा कि कुछ भी नहीं है तो तबाही मची है। देखिए जुनैद साहब, पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है, या इस हुक्मरानी के निज़ाम की बदकिस्मती ये है कि यहाँ हमने नॉन इश्यूज़ के ऊपर पॉलिटिक्स की है। जो रियल इश्यूज़ हैं गवर्नेंस के, ख़ास तौर पे महंगाई के हवाले से, बिजली के क्राइसिस के कॉन्टेक्स्ट में, क्लाइमेट चेंजेस के कॉन्टेक्स्ट में, सैलाब और डिज़ास्टर के कॉन्टेक्स्ट में, उस पर तो हमने कोई तवज्जो दी नहीं है। यानी आप देखिए ना, जनरल मुशर्रफ के दौर में NDMA बना था, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, फिर उसके बाद PDMA बना प्रोविंशियल, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट DDMA बना डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब आप मुझे बताएं कि वो सब चीज़ें कहाँ हैं हमारे यहाँ, एक बात। और दूसरी बात यह कि 18वीं तरमीम के बाद हमने सूबों को तो बहुत बाख्तियार बना दिया है, लेकिन आप हर सूबे की कहानी सुने वो समझते हैं कि हमने अपने सूबे को पेरिस बना दिया है। आपने कल बिलावल साहब की गुफ्तगू सुनी, आपने कल मुराद अली शाह की गुफ्तगू सुनी, आपने PTI के चीफ मिनिस्टर जो है गंडापुर उनकी गुफ्तगू सुनी होगी, आपने पंजाब में चीफ मिनिस्टर की गुफ्तगू सुनी होगी। ऐसे लगता है जैसे सूबे में कोई क्राइसिस ही नहीं है। इतनी शानदार हुक्मरानी का निज़ाम पाकिस्तान के अंदर सूबों में चल रहा है कि हर तरफ बाहर ही बाहर है। हालांकि हालत यह है कि हमारी सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये मैं नहीं कह रहा, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट उठा के देखें और सूबों की दर्जाबंदी में देखें, तालीम कहाँ खड़ी है, सेहत कहाँ खड़ी है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे हम लगा रहे हैं सेहत के निज़ाम में, तालीम के निज़ाम में और साफ पानी के निज़ाम में, तो आपको लगेगा मसाइल हैं। अलबत्ता हमने सोशल मीडिया के अंदर, डिजिटल मीडिया के अंदर, प्रिंट मीडिया के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर कारकर्दगी का एक मुकाबला शुरू किया हुआ है और उसमें हर एक बढ़ चढ़ के दिखा रहे हैं। बिलावल साहब कहते हैं जी आप हमारी खिदमात हासिल करें, पंजाब को कुछ नहीं पता। पंजाब वाले कहते हैं सिंध को कुछ नहीं पता, आप हमारी खिदमात हासिल करें। जब इस एटीट्यूड के साथ आप हुकूमत करेंगे तो फिर आम लोगों के जो हालात हैं वो तो नहीं बदलने वाले। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स होनी थी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होनी थी, जो सूबाई रिफॉर्म्स सूबों ने करनी थी, ना ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म हो रही है, ना पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स हो रही है, ना तालीम के अंदर रिफॉर्म्स हो रही है, ना हेल्थ के अंदर रिफॉर्म्स हो रही है। और अब जो छोटे मोटे नौजवान बिजनेस जनरेट कर रहे थे,
अपना फ्रीलांसिंग के कॉन्टेक्स्ट में उनको जितना अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा दिया यहाँ पर इंटरनेट को सुस्त करने के कॉन्टेक्स्ट में, तो आप क्या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे? सलमान साहब मान के वो भी नहीं रहे, वो कहते हैं VPN के दबाव की वजह से स्लो हुआ है। VPN के जरिए आप इसको मान सकते हैं। बिलाल गौरी साहब, जैसे कि सूबे तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, सर ये सवाल तो माइंड में आता है ना कि फिर हमें किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है? अगर सिंध भी तरक्की कर रहा है सेहत के शोबे में, तालीम के शोबे में, तवानाई के शोबे में, पंजाब भी कर रहा है, KPK भी कर रहा है, बलूचिस्तान भी कर रहा है, तो मुल्क पाकिस्तान का हाल ऐसा क्यों है? देखिए, ये जो माहौलियाती तब्दीलियों की यहाँ बात हुई, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत संजीदा मामला है। लेकिन मेरा ख्याल है कि दरियाओं पर बंद बनने से पहले ना ये जो हमाकतों के शिगाफ हैं ये हमें पूरा करना होंगे। मुझे आप इजाज़त दीजिए कि अवैस लगारी साहब का जो फरमान आलिशान है उस पर मैं थोड़ा कमेंट कर सकूँ। शुरू में आपने जिक्र किया था लेकिन उस पर जो है वो बात हो नहीं सकी। जो अवैस लगारी साहब ने फरमाया है कि जी 2 घंटे अगर लोड शेडिंग हो तो हम पता नहीं कितने अरब रुपए जो है वो बचा सकते हैं जी। तो अगर इस तरीके से बचत करनी है तो फिर क्या ख्याल है कि 24 घंटे लोड शेडिंग कर लें, सारे पैसे ही बचा लें। और अगर इस तरह से बचत करनी है तो ये फहरिस्त जो है वो बड़ी तवील हो सकती है। मसलन ये जो वजीरों मशीरों की ये जो फौज है ये रखने की हमें क्या जरूरत है? ये हुकूमत अगर आवाम के मसाइल हल नहीं कर सकती तो इस हुकूमत को खत्म कर देना चाहिए, और हुकूमत खत्म कर देने से अरबों रुपए की हमें बचत हो जाएगी। पार्लियामेंट में आप अवामी मसाइल पे बात नहीं करते तो पार्लियामेंट की जरूरत क्या रह जाती है? उसे भी खत्म कर दें, बहुत से पैसे जो है वो आपके बच जाएंगे। इसी तरह ये जो पावर डिवीजन है इसके नीचे बेशुमार कंपनियां हैं, कई लातादाद महकमे जो है वो काम कर रहे हैं। ये किस मर्ज की दवा है? अगर ये लाइन लॉसेस कम नहीं कर सकते, अगर ये बिजली की चोरी रोक नहीं सकते और ये सारा कुछ जो है इसका बोझ अवाम पे डालना है तो क्यों ना इन्हें खत्म कर दिया जाए। तो ये फहरिस्त जो है अगर इस तरीके से बचत करनी है तो ये फहरिस्त जो है वो बहुत तवील हो सकती है। एक तरफ आप बताते हैं कि IPPs के साथ जो कैपेसिटी पेमेंट्स का इशू है वो दरअसल इशू ये है कि बिजली हम खरीदें या ना खरीदें, उन्हें हमने हर सूरत पेमेंट जो है वो करनी है। और मसला ये है कि पैदावार ज्यादा है और बिजली की खपत कम है, इस्तेमाल कम है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि लोड शेडिंग कर लें तो उससे बचत हो सकती है। अगर आपको कैपेसिटी पेमेंट का इशू है तो बजाय ये कि IPPs को आप बगैर बिजली बनाए पेमेंट्स करने के, आप आवाम को बिजली सस्ती दें ताकि उसकी कंजम्पशन बढ़े। और अगर आपने IPPs को पेमेंट करनी है तो एटलीस्ट वो बिजली इस्तेमाल तो कीजिए। गौरी साहब उस पे तो IPPs पे तो बात ही नहीं ना करने देते, ना वो खुद करते हैं ना वो करने देते हैं। वो कहते हैं जी हम तो ये मुद्दा ही नहीं खोलेंगे। अनवर रजा साहब, सर आपके मैं कमेंट लेना चाहूंगा 2-3 लाइनों के। क्या मुद्दा है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो इतना बड़ा बहरान है, मसला है, ये 2-2 महीने का रिलीफ देकर हल हो जाएगा या फिर कोई लॉन्ग टर्म हमें कोई प्लान करना चाहिए? देखिए, ये आर्जी हल है और उस पर भी सियासत की गई है। आपने अगर मुस्तकिल इसका हल निकालना है तो फिर IPPs के जो गैर फितरी मुआहदे हैं आपको उनको देखना पड़ेगा। ठीक है, आप उनको खत्म नहीं कर सकते, लेकिन क्या आप आलमी अदालत इंसाफ में नहीं जा सकते कि क्या पाकिस्तान के शहरियों को दुनिया भर में महंगी बिजली प्रोवाइड की जा रही है? यहाँ पर लोग तो बिजली के बिल दे रहे हैं और बाकी जो उनके एक्सपेंसेस हैं, अखराजात हैं, वो एज इट इज़ हैं। तो मुझे बताएं इससे क्या होगा? इससे मुल्क में बेरारवी बढ़ेगी, इससे मुल्क में लाकानूनियत में इजाफा होगा। ये वो हालात हैं जो हम फेस कर रहे हैं। इसका तदारुक किसने करना है? इन्हीं हुकूमतों ने करना है। लेकिन ये उसका तदारुक करने के बजाय IPPs पर बात करने नहीं दी जाती, इसलिए क्योंकि इनके अपने इंटरेस्ट हैं। देखिए, इस तरह नहीं हो सकता कि आप महंगी बिजली पाकिस्तान के शहरियों को फरोख्त करें और आप कहें कि जी हमें बिजली मुफ्त में मिल रही है, हमने पैसे तो अदा करने ही करने हैं। लिहाजा हमें इन जो गैर फितरी मुआहदे हैं इनको देखना होगा। क्या कोई जस्टिफाई कर सकता है कि पाकिस्तान बिजली पर चल रहा है? हमारी हुकूमत जो है, आप अंदाजा लगाइए, IPPs की तरफ देखना तक गवारा नहीं कर रही। इतने गैर माकूल किस्म के फैसले हैं, इनको देखना होगा। अदरवाइज फिर आप देखिए कि आवाम क्या करे। मुझे बताएं कि बिजली के बिल पूरे नहीं हो रहे, सर्दियों में गैस के बिल नहीं पूरे आवाम वही करे जो वज़ीर तवानाई साहब ने हमें कह दिया कि 2 घंटे की लोड शेडिंग करने दे, 50 अरब हम बचत कर लेंगे। रजी साहब, बानी PTI की सहूलतकारी का इल्जाम, आज फिर 6 लोग जो हैं वो हिरासत में लिए गए और गिरफ्तारियों का दायरा कार आप समझते हैं कि ये फैलेगा? देखिए, लोगों को बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है और उनको घर जाने की इजाज़त दे दी जाती है। ये जो गिरफ्तारी की बात है ये मुनासिब नहीं है। मतलब मेरी इत्ला है कि परसों तक तकरीबन 103 के लगभग लोगों को बुलाया गया, उनसे मुख्तलिफ हक़ाइक़ के बारे में गुफ्तगू की गई और उसके बाद उनको उन 103 में से सिर्फ 16 या 18 लोगों को, ये अडयाला जेल के लोग थे? नहीं, मतलब ओवरऑल इस नेटवर्क से रिलेटेड लोग जो हैं या इस पूरे इशू से रिलेटेड लोग हैं, यूं कह लें, इस इशू से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, मैं टोटल की बात कर रहा हूं। सही है। तो इसलिए
वो जो लोग जाके कहते हैं कि जनाब हम तो घर पे बैठे हुए चाय पी रहे हैं, वो 4 घंटे की इंटेरोगेशन भुगत के आए होते हैं। इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इसको गिरफ्तारी ना कहा जाए, वैसे कहें कि उन्हें शामिल तफ्तीश किया, उनके ऊपर मुख्तलिफ पाबंदियाँ, लिमिटेशन लगा दी जाती हैं, मतलब मुल्क छोड़ के ना जाएं, अब शहर छोड़ के जाने से पहले इजाज़त तलब कराएं, और इस तरह की बातें होती हैं। पहली तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि देखिए ये बहुत डीप रूटेड सिस्टम था, और उस डीप रूटेड सिस्टम को जब आप अपरूट करने लगेंगे तो बात बहुत गहराई तक जाके करनी पड़ेगी ना, और ये इतनी सेंसिटिव बात है कि इसे हमें मेन स्ट्रीम मीडिया पे करने से परहेज करना चाहिए। ठीक है सलमान साहब, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने ये तो मान लिया कि फैज़ हमीद साहब के साथ उनके राब्ते थे, लेकिन 9 मई से उन्होंने लातालुकी का इजहार कर दिया है, जबकि नून लीग कहती है कि 9 मई में जो बड़े हेल्पर थे वो फैज़ हमीद साहब ही थे। तो आप क्या समझ रहे हैं कि गठजोड़ मिल रहा है? देखिए, फैज़ हमीद साहब के जो मरासम थे वो सिर्फ पीटीआई तक महदूद नहीं थे। उसमें माशाल्लाह बड़े बड़े नाम मुस्लिम लीग नून के भी शामिल हैं, और उसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल हैं। अच्छा है शफाफियत के साथ एक दफ़ा इन्वेस्टिगेशन हो जाए, जहां जो कुछ जिसने गलत किया है उसको सामने आना चाहिए, और उसमें जो लोग भी उसमें मुलव्वस हैं उनको भी कैफरी किरदार तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन मसला यह है कि हमारे यहाँ तो सियासत हो रही है ना। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने तो बड़े टीवी चैनल के ऊपर प्रोग्राम में बैठ के कहा है ना कि यही जनरल फैज़ थे जो हमारे पास लेकर एक माहिदा लेकर आए थे इमरान खान से जान छुड़ाने का। ये उन्होंने टीवी पर बैठ के कहा है, यानी वो जनरल बाजवा के साथ सहूलतकारी के तौर पर रोल प्ले कर रहे थे उनके बकौल। तो इसलिए मेरा मतलब ये है कि ये सारे मामलात अब क्योंकि अदालतों के अंदर है और ट्रायल के अंदर है, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस चल रहा है, उस पर ज़्यादा कमेंट तो नहीं किया जा सकते। लेकिन एक सवाल सिर्फ ये है, जो भी साबित करना है ना आपको अदालतों में साबित करना है। ये ऐसे नहीं होगा जैसे आज बुशरा बीबी के 10-12 मुकदमों में उनको रिहाई मिली है, और किस बुनियाद पे मिली है। जब उनसे पूछा गया सरकारी वकील से कि बताइए आपके पास इनके क्या एविडेंस हैं, तो वो कहने लगे कि जनाब बुशरा बीबी मुस्कुरा रही थी जिस वक्त 9 मई के वाकयात हुए, तो इसका मतलब है वो भी इसमें शामिल है। अगर आप इस तरह की प्रोसिक्यूशन करेंगे, और इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 1.25 साल तक बकौल दोनों जजों ने लिखा है कि हमें बार बार टरखाया गया, हमें जब शवाहिद की बात करते थे तो हमें शवाहिद नहीं दिए जाते थे। तो इस तरह से फिर वो 9 मई का जो मामला है जिसको इन्वेस्टिगेट करना है वो कानून की गिरफ्त में नहीं आ सकेंगे। एक बात मैं बताऊं, और कानून की गिरफ्त में लाने के लिए आपको अदालतों के अंदर जाके एविडेंस देने हैं। ये टीवी टॉक शो में बैठ के मैं, रिजवान रजी या कोई सियासतदान इधर का या उधर का जो तकरीरें कर रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। अदालतें जो हैं वो किसी प्रोसीडिंग के तहत चलती है ना, तो जब तक आप एविडेंस नहीं लेके आएंगे वो सजा भी नहीं हो सकेगी उनको। तो अभी तो ऐसे लग रहा है जैसे हम बाज़ औक़ात कानूनी ट्रायल से ज़्यादा एक मीडिया ट्रायल के अंदर चल रहे हैं। ये मीडिया ट्रायल पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो का भी हुआ, ये पाकिस्तान में मीडिया ट्रायल जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी हुआ, ये पाकिस्तान में मीडिया ट्रायल नवाज शरीफ का भी हुआ, ये पाकिस्तान में जो मीडिया ट्रायल पीटीआई का और उनके साथियों का भी हो रहा है। अब असल में कानून की जो ज़बान है वो तो एविडेंस के साथ चलती है, इसलिए जब एविडेंस आएंगे तो चलेंगे। अब एक और खदशा जो है जिसका इमरान खान ने इजहार किया है कि जी जनरल फैज़ हमीद को वादा माफ गवाह बनाया जा सकता है, और उनको मुझे जो है ना वो सिविलियन कोर्ट से तो कुछ मिला नहीं है, अब मुझे मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ भेजा जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं कि वो जनरल फैज़ की उनकी बात कितनी दुरुस्त साबित होती है। लेकिन मैं फिर एक बार कहता हूँ, हुकूमत हो, प्रोसिक्यूशन हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, एक बात ये समझने की कोशिश करनी होगी कि जब तक आप एविडेंस को लेकर अदालतों के अंदर नहीं जाएंगे वहां से कोई बड़ी सजा नहीं मिलेगी, लोगों को रिलीफ ही मिलेगा। और अभी तक मिल रहा है क्योंकि आपके पास एविडेंस बहुत पुअर है। मसल के तौर पे फवाद चौधरी साहब के बारे में क्या सब था, हार रोड की एक दुकान से मोटरसाइकिल चोरी की और उसके बाद वहां से एक टेप चोरी की और भाग पड़े। यानी अगर आपने इस तरह के मुकदमे, लेकिन आप बताइए, ईमानदारी से बताइए, वो भाग सकते हैं? तो फिर आप मुझे बताइए ना, ये बात तो सर, ये बात तो पुलिस को समझनी चाहिए ना। देखिए मेरी बात, इमरान खान को मरवाया है जजेस ने, सर सुन रहे, उन्होंने वो रिलीफ दिए हैं जिसका जुडिशियल हिस्ट्री में तस्वीर ही नहीं है। एक मुकदमा बनाए, कुछ सही मुकदमा तो बनाए यार, हाँ, जिसकी कोई सेहत तो हो। ठीक है, यहाँ तो इतने लागर किस्म के मुकदमे आप बना रहे हैं जिसको बकायदा आप जिस तरह का मददी मुकदमा बना के लेके आए सामने जजेस की सूरत में, जो लोग बैठे हुए हैं वो रिलीफ देंगे। जो जुर्म आपने कर लिया वो भी, जो जुर्म आप करेंगे वो भी, और जो जुर्म आप सोच रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको वुकला की टीम, सर इस तरह कहीं होता है, वुकला की टीम जो वहां पर मौजूद होती है, दुनिया में कहीं नहीं होता। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान का जिस तरह का रियासती, इसीलिए 143वां नंबर है।
इसी वजह से ना, इसी वजह से 139वां बात नंबर ये है ना है कि आप जुडिशियल रिफॉर्म्स करेंगे नहीं, मर्जी के जज लगाएंगे जी। आपको याद है ना अच्छी तरह आजम नजीर तालड़ सर ये तो आप किसी को इल्जाम दिया ही नहीं जा सकता, सभी ये जजेस ने लगाए हुए हैं सर, मैं कह रहा ये हूं जुडिशरी ने अपना बेड़ा गर्क खुद किया है। आप उस स्टेटमेंट को क्यों पीछे कर रहे हैं सर, तो आजम नजीर तालड़ साहब ने कहा कि हम तो किसी और को लगाना चाहते थे, सर, पीछे से बिल्कुल प्राइम ठीक मिनिस्टर है। को फैसला आ गया, उनको लगाना पड़ गया। ये इन्होंने करा किया है ना सारा बेड़ा गर्क, पूछे ना। जजेस ने किया है ना, चीफ जस्टिस ने मिलके किया है, तो सर पकड़ चीफ लो जस्टिस ने मिलके किया है। मैं और और उन्होंने उसका तरीका कार है उन्होंने रफी साहब, देखिए पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट एक मुतबादल लॉ मैं लेके आए अर्ज ना, कर रहा हूं, जजों की उन्होंने- तकरीरी का कोई निजाम बदले। सर उन्होंने पॉलिटिशियन को बुला बुला के कहा तुम सड़कों पे क्या कर रहे हो, इधर मेरे पास केस ला के लाओ, मैं तुम्हारे मुखालफिन को फारग करता हूं। ये जो चीफ जस्टिसों ने और जजेस ने जो बेड़ा गर्क किया जुडिशरी का, सर इसका कोई नियमल बदल नहीं है। और जो सियासतदान- ये और जो हम वो सियासतदान- तहरीक चलाते रहे, एक मिनट, हम वो तहरीक चलाते रहे कि इंतजामिया को अदलिया से अलग होना चाहिए और अदलिया को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अदलिया को इंडिपेंडेंट करने का जुर्म इस कौम ने ये किया। यहां पे फिरका वाराना बुनियादों के ऊपर जजेस भर्ती होना शुरू हुए, यहां पे नस्ली बुनियादों पे लोग भर्ती होना शुरू हुए, यहां पे जात की बुनियाद के ऊपर लोग भर्ती होना शुरू हुए। सो फॉर सो के इस जुडिशरी के अंदर गैर मुल्की अफगानी भी जज भर्ती हो, सिफारिश की बुनियाद के ऊपर। इस बात का भी रोना रोए कि सियासी लोग, चाहे हुकूमत हो या अपोजिशन हो, वो अपने सियासी फैसले सियासी फोरम पे करने की बजाय अदालतों की तरफ लेके जाते ठीक हैं। है, सलमान सारे साहब, मामले बिलाल गौरी साहब, लेके जाते तो वो बुला लेते हैं। ऑलराइट, लेते हैं, साहब, लेते हैं। बिलाल गौरी साहब, जैसा कि ये बात हो रही है कि जजेस भी इसमें काफी हद तक इन्वॉल्व हैं। सर एक और जो रेफरेंस है तोशाखाना का वो दायर कर दिया गया है, पिछला इतना वीक था कि उसमें रिलीफ मिल गया, तो अब एक नया जो तोशाखाना का रेफरेंस है वो दायर कर दिया गया है। मेरा ख्याल है कि शुरका के दरमियान, हमारे दरमियान एक बात पे तो कम से कम इत्तफाक है, और वो ये है कि जब आप लायानी और बेमैनी किस्म के मुकदमात बनाना शुरू कर देते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि जो संजीदा नौयत के मामलात होते हैं, बिल्कुल ठीक बात, लोग उस पर भी फिर एतबार नहीं करते। फिर जो प्रोसिक्यूशन है वो मजाक बन के रह जाती है। फिर जब कोई ऐसा मामला जो वाकई जुर्म सरजद हुआ होता है, जब उस पर भी आप मुकदमा चलाने की बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि इंतकामी कार्रवाई हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो तोशाखाना पे एक के बाद दूसरा केस जो है वो बनाया जा रहा है और इस तरह के फजूल किस्म के जो मुकदमात हैं, उसके बजाय मिसाल के तौर पे आप 9 मई के जो मुकदमात हैं आप उस पर कार्रवाई करें। साइफर का जो मुकदमा था वो इतना बड़ा मजबूत मुकदमा है, आप उस पर कार्रवाई करें। लेकिन जब आप इस तरह के मुकदमात बनाना शुरू कर देते हैं जिससे ये इंप्रेशन मिलता है कि आपने हर सूरत किसी शख्स को जेल में ही रखना है, आपने उसे जो है वो बाहर नहीं आने देना, तो फिर उसके नतीजे में लोग ये समझते हैं कि ये इंतकामी कार्रवाई हो रही है, ये एहतसाब नहीं हो रहा बल्कि इंतकाम लिया जा रहा है। और जो कि पाकिस्तान में शुरू से लेकर अब तक मेरा ख्याल होता है कि जब भी एहतसाब हुआ है दरअसल उसकी आड़ में इंतकाम होता है। अनवर रजा साहब, आप भी समझते हैं सर कि जैसा कि अब ये सिर्फ रगड़ने के लिए मुकदमा, दूसरा जो रेफरेंस है दायर किया गया? देखिए अब तक जो मुकदमात थे उसमें जो प्रोसिक्यूशन थी वो इंतहाई कमजोर थी और मुजायका खेज थी, जिस पर ना सिर्फ अदलिया में बल्कि आम आदमी को भी अब तो इस बात पर यकीन कामिल है कि जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल इंतकामी कार्रवाई है। देखिए अगर आपने इस तरह के काम करने हैं तो फिर आप बिल्कुल हैंग कर दीजिए ना चीजों को। ये कौन सा तरीका है कि 9 मई के वाकयात पर अब तक आपके पास एविडेंस नहीं है और जो एविडेंस है उस पर अदलिया भी हंसती है और जमानतें भी कंफर्म कर देती है। कभी आप कहते हैं कि बीबी बुशरा मुस्कुरा रही थी तो ये क्या जुर्म है, और कभी आप कहते हैं कि प्ले कार्ड से मुसल्ला थे। अगर जब इस तरह की प्रोसिक्यूशन होगी तो फिर इसी तरह के वाकयात रूनुमा होंगे। दूसरा, आपके पास 190 मिलियन पाउंड का एक इंतहाई संजीदा केस है जिस पर आपकी प्रोसिक्यूशन अगर मजबूत हो, एविडेंस हो, तो आप उस पर सजा हो सकती है। आपके पास साइफर का इतना इंपॉर्टेंट केस है लेकिन कमजोर प्रोसिक्यूशन की वजह से कुछ नहीं हो रहा, बल्कि इससे पाकिस्तान तरीके इंसाफ स्टे ले लिया। तो किसकी वजह से लिया गया ना? आप देखें ना जो कुछ यहाँ पर हो रहा है, आप जजेस को तो मुर्द इल्जाम ठहराते हैं, जो प्रोसिक्यूशन है उनका कसूर नहीं है कि वो इस तरह के मुजायका खेज जो है अदालत में एविडेंस पेश करते हैं जिससे ना सिर्फ मैं बल्कि आम आदमी जो है वो भी हंसने पर मजबूर हो जाता है। दूसरी बात आप देखिए 9 मई के वाकयात में मैं बार बार चीख कर ये बात कर रहा हूं कि रियासत के पास अगर एविडेंस है तो देना अदालतों को। ठीक है, कितने आप समझते हैं कि अदालतें उसको छोड़ देंगी? एविडेंस की बुनियाद पर फैसले होते हैं, पसंद और नापसंद की बुनियाद एक अपनी जगह पर, लेकिन ये एक संजीदा मामला है। ये एक ऐसी गुत्थी है 9 मई की जो सुलझने की बजाय मजीद उलझती चली जा रही है। देखिए अभी बहुत सारे ऐसे वाकयात आपके सामने आएंगे जिस पे हमें सोचना होगा, ये अदलिया को सोचना होगा, इस्टेब्लिशमेंट को सोचना होगा, हमारी हुकूमत को सोचना होगा। अदरवाइज तो देखें आप हमेशा की तरह एक दूसरे पर इंतकाम
का निशाना बनाते हैं और उसके लिए आप अपने इदारों को इस्तेमाल करते हैं। आज भी ऐसा कुछ हो रहा है, माजी All में right, भी ऐसा अनवर साहब, हुआ। ठीक अगर है। आइंदा भी ऐसा होता रहेगा तो फिर आप देखेंगे कि मुल्क के जो हालात है वो मजीद खराब होंगे। 9 मई का सानिया रजी साहब इतना आम और मामूली सानिया था कि बाकी के दीगर ये जो केसेस हैं इनका सहारा लिया जा रहा है कि प्रोसिक्यूशन से वाकई अभी तक अदालतों में ये साबित ही नहीं हो पाया, जो रिलीफ मिला है, जो जमानतों पे लोग बाहर आ गए, इतने लोग जो हैं वो कैप्चर किए गए, गिरफ्तार किए गए, तो अब बुशरा बीबी का 12 मुकदमात में यूं ने ये रिलीफ मिल जाना, तो आप समझते इतना ये मामूली सा वाकया था कि हुकूमत साबित ही नहीं कर पा रही? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि जो उसके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो शायद हुकूमत पेश नहीं कर सकती। हाँ जी, उन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर ऐसी बातें हैं जो हुकूमत का, रियासत का मुकामी और आलमी सतह पे मज़ीद मजाक बनाने का बायस बनेगी। लिहाजा वो वीडियोस तो महफूज हैं और महफूज हाथों में, ठीक है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि प्रोसिक्यूशन के तो हक में जाएंगी, रियासत पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं हो। तो रजी साहब क्या अब आप देखिए ना मियाँ वाली के आप अंदर साइफर की नहीं, मैं साइफर की बात कर रहे हैं 9 मई साहब? मैं 9 मई की बात कर रहा हूँ। जैसे देखिए ना, जिसकी भी बात कर रहे हैं मैं बसद एहतराम अर्ज करूंगा, मेरी अगर बात तो उसमें पूरी हो कोई रही। सलामती पे हर्फ आता है तो फिर मेरे ख्याल है कि वो एविडेंस महफूज हाथों के में रखने के साथ साथ वो इल्जामात भी फिर महफूज हाथों में रख लें, जी अदालतों में ले जाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जरूरत नहीं थी, लेकिन 9 मई वालों के लिए कुछ तो करना था ना, वरना भाई 4 अफगानी आपने किराए पे लिए और उन्हें कहा कि साथ में बंदूकें भी लेते आना और साथ में वहां से जहाजों को आग लगाने का हमारे पास केमिकल भी टाइम लेते इतना आना। था, टाइम जो है वो आज के प्रोग्राम का खत्म हुआ। इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात करें। हाफिज।